अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 को जो है वो क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब आप लोगों को जो है वो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्केलर्स एक्सेप्ट। तो आप लोगों को जो है वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर्स की उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, फोर्स, टार्क, लीनियर मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप लोगों की बुक में वेक्टर क्वांटिटीज़ मैंशनड हैं, तो आप लोगों ने जो है वो देखनी है आपने। ठीक है, समटाइम्स यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स के कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जस्ट वो यही बता रहा है कि वेक्टर को वेक्टर में प्लस करोगे तो आपके पास वेक्टर ही आएगा, वेक्टर में से किसी दूसरे वेक्टर को माइनस करोगे तो आप लोग के पास वेक्टर ही आएगा। यहाँ से आप लोग सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो कि हम लोग किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब वेक्टर बाय वेक्टर इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, बाकी इसमें और कोई एमसीक्यू पॉइंट नहीं है। इसके बाद हम लोग जो है वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स या हम लोग कह सकते हैं कि इसकी टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स के केस में हमारे पास जो एंगल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। सेकंड है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। इनमें जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। फोर्थ है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट होती है, और इस केस में भी हमारे पास जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायमेंशन या मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन करने का मकसद ये था क्योंकि आगे स्टेटमेंट्स में जो है वो ये वेक्टर्स की जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर सकता है। तो जब स्टेटमेंट में जब वो बोलेगा कि यूनिट वेक्टर, तो आप लोग इजीली उसका मतलब समझ जाओगे कि वो स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है। अगर नेगेटिव वेक्टर बोलेगा, इक्वल वेक्टर बोलेगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि बेसिकली एग्जामिनर जो है वो क्या पूछ रहा है। तो आप लोगों ने इन टर्मिनोलॉजीज़ को जो है बहुत अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। इसमें किसी भी किस्म का एमसीक्यू पॉइंट नहीं है, वो यही कह रहा है कि हम लोग वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं दो तरीक़ों से, एक ज्योमेट्रिकल मेथड से और दूसरा जो है वो एनालिटिकल मेथड से। अब फर्स्ट मेथड हमारे पास ज्योमेट्रिकल मेथड है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो स्केल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वेक्टर्स की स्केचिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो वेक्टर्स को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक। उसके बाद हम लोग जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, स्केल के साथ। उसके बाद हम लोग जो है वो लास्ट में उनकी डायरेक्शंस को जो है वो मार्क करते हैं, और हमारे पास ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जो क्लॉकवाइज होती है ना तो उसको हम लोग जो है वो नेगेटिव कंसिडर करते हैं। हो सकता है कि ये एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और जो क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारे पास रेक्टेंगुलर। इसमें किसी भी किस्म का एमसीक्यू पॉइंट नहीं है, जस्ट आपको ये पता हो कि आप लोगों ने मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। तो अगर आप लोगों से बोले कि आप लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 3-4 और पॉइंट्स हैं जिनमें से अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। अगर हमारे पास जो है वो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो ना, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर हमारे पास एक्स जो है वो पॉजिटिव हो और वाई जो है वो नेगेटिव हो, तो थीटा जो है वो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करेगा। अगर हमारे पास एक्स और वाई दोनों जो है वो नेगेटिव हों, तो हमारे पास जो थीटा होगा ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा। अगर हमारे पास एक्स नेगेटिव हो लेकिन वाई जो है पॉजिटिव हो, तो थीटा हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा। ठीक है, समटाइम्स ये चीज़ें जो है वो एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं कि अगर हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेंगे। तो समटाइम्स यहाँ से एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स इफ़ 2 वेक्टर्स आर गिवन। तो आप लोग जो है वो अगर 2 वेक्टर्स आप लोगों को दिए गए हैं तो आप लोगों को बोले कि उसका रिजल्टेंट फाइंड करो, तो आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करोगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट यहाँ पे उसने जो है वो दो केसेस बताए हैं। कहता है कि अगर हमारे पास वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हों, तो हम लोगों ने ये पीछे बात की थी कि अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। और हमें पता है कि हमारे पास काज ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन जाएगा इसका, दो वेक्टर्स का, वो कोई भी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आ सकती है। केस 2 में कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो दो वेक्टर्स है वो एंटी पैरेलल हों, तो हम लोगों ने बात की थी कि एंटी पैरेलल में हमारे पास जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट होगा वो a प्लस बी और a माइनस बी के इन बिटवीन जो है वो लाई करेगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो भी चीज़ें देख ली हैं तो उनको हम लोग जो है वो MCQs के थ्रू जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि if 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी द मैक्सिमम रिजल्टेंट विल बी। अगर आपसे वो मैक्सिमम रिजल्टेंट का पूछे तो आप लोगों ने दोनों फोर्सेस, दोनों वेक्टर्स की फोर्स को प्लस कर लेना है। 4 + 5 9 होता है, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ नंबर 2 में कहता है कि 4 न्यूटन 5 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी द मैक्सिमम रिजल्टेंट विल बी। अच्छा, ये स्टेटमेंट गलत है, ये मैक्सिमम नहीं, वो बेसिकली मिनिमम का पूछ रहा है। ठीक है, वो मैक्सिमम का हम लोग ऊपर सीख चुके हैं। मिनिमम का पूछे तो आप लोगों ने जस्ट उन फोर्सेस को एक दूसरे से माइनस कर लेना है। 5 - 4 1 की इक्वल होता है, विच इज़ योर ऑप्शन ए। मैक्सिमम का पूछेगा तो आप लोगों ने दोनों वेक्टर्स को प्लस करना है। अगर मिनिमम का पूछेगा तो आप लोगों ने माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 3 में कहता है कि इफ़ वन वैल्यू इज़ 5 न्यूटन एंड अदर वैल्यू इज़ 8 न्यूटन, सो विच वन इज़ नॉट पॉसिबल। अब देखो कहता है कि कौन सा वेक्टर जो है पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं पहले इनको प्लस करना है। 5 प्लस दूसरा 8 है, तो हमारे पास ये कितना बनता है 5 + 8, ये तकरीबन बनता है 13। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि इसी 8 में से या 5 में से इसको माइनस कर लेना है। तो हमारे पास 8 - 5 कितना बनता है 3 बनता है। तो अब आप लोगों ने जो है वो आंसर्स ऑप्शंस में देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू 3 और 13 के दरमियान है ना, तो वो पॉसिबल हो सकते हैं। जो वैल्यू अगर 3 से कम है और 13 से ज़्यादा, तो वो वेक्टर पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में देखो 3 है, 3 इसमें लाई करता है, 8 भी करता है, 11 भी कर रहा है, 11 13 से कम है, लेकिन 15 जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है, सो योर ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 में कहता है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर सेम एंड रिजल्टेंट इज डबल ऑफ वन वेक्टर। देखो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों वेक्टर्स सेम है। दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ए और बी हैं, और दोनों वेक्टर्स हैं, मतलब ए इज इक्वल टू बी है। मैंने आप लोगों को जो है वो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक रिलेशन बताया था जो कि यहाँ पे मैंशनड है, आर इज इक्वल टू √(a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। तो अब देखो ए जो है बी की इक्वल है, मतलब हम लोग बी की जगह भी ए को पुट कर सकते हैं। तो देखो उसने जो दोनों जगह पे ए को पुट कर लिया, ए बी की जगह भी ए उसने पुट कर लिया, बाकी इसको जस्ट उसने सिंप्लीफाई किया तो उसके पास 2a जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। जब भी हम लोग ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, इसका मतलब ये है कि ऐड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स बाय नंबर। तो जब भी हमारे पास वेक्टर को हम लोग जो है वो किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। लेकिन जब आप लोग किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज होती है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द वेक्टर। जब भी हम लोग किसी वेक्टर को जो है वो स्प्लिट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब 2 पार्ट्स में वो करते हैं, तो उसे जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, बस ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की आपको कम से कम डेफिनेशन पता हो, बाकी इसमें से कोई भी MCQ पॉइंट जो है वो नहीं है। MCQ पॉइंट्स वही है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, या जो पीछे हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे हैं डिफरेंट वेक्टर्स के, कुछ MCQ सॉल्व किए हैं, तो वही MCQs आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। पूरे चैप्टर में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को जो है वो हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग दो वेक्टर्स का जो है वो डॉट मल्टीप्लाई लेते हैं। ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम लोगों ने पहले स्केलर और वेक्टर्स में कहा था कि इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो इनकी एग्जांपल्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होगा कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो डॉट प्रोडक्ट शो करती है, कौन कौन सी क्रॉस प्रोडक्ट शो करती है। देखो वर्क हमारे पास और पावर जो है ये स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये डॉट प्रोडक्ट शो करते हैं। ठीक है, देखो W=F.D और पावर F.V, ये दोनों जो है वो डॉट प्रोडक्ट्स या स्केलर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास है जी वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स की, तो ये आपको पता हो। स्पीड, डिस्टेंस, मास, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर, टाइम, ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स, मोमेंटम, करंट, एक्सेलरेशन, ये वेक्टर्स हैं।
ठीक है, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक एमसीक्यू, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हो सकता है कि आपके टेस्ट में यही आ जाए। कहते हैं कि इफ़ ए क्रॉस पी इज इक्वल टू ए डॉट पी देन द एंगल इज। तो देखो हमारे पास उसने कंडीशन दी है कि अगर हमारे पास चाहे वो ए क्रॉस पी जो है वो इक्वल हो ए डॉट बी के, तो एंगल कितना होगा। देखो हमारे पास जब भी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसमें हम लोग साइन थीटा यूज़ करते हैं, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हम लोग कॉस थीटा यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये ए बी से कैंसिल हो गया, पीछे बचता है हमारे पास साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। हम लोग जो है वो इनको एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा जो है वो टेन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ये टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें पता है कि थीटा जब भी 45 होगा ना, मतलब टेन ऑफ 45 चाहे वो 1 के इक्वल होता है। सो वी कैन से दैट अगर हमारे पास जो है वो ए क्रॉस बी ए डॉट बी के इक्वल हो, तो हमारे पास जो एंगल है वो 45 होगा, विच इज़ योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास टार्क। अब टार्क को जो है हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स उसको भी हम लोग जो है वो टार्क कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म को भी हम लोग टार्क कहते हैं। तो यहाँ पे उसने डिफरेंट टार्क की जो है वो डेफिनेशन मेंशन की हैं। उसके बाद कहते हैं कि पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एज फल्क्रम और पिवट। हमारे पास ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो है वो रोटेशन होती है, ठीक है, तो उस पॉइंट को जो है वो या तो फल्क्रम कहते हैं या पिवट पॉइंट कहते हैं। देखो हमारे पास टार्क का क्या रिलेशन था, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ और साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट केसेस हैं। अगर हमारे पास ये थीटा जो है वो 0 होगा, तो ओवरऑल हमारे पास टार्क जो है वो भी 0 होगी, क्योंकि साइन ऑफ 0 जो है हमारे पास वो 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट केस नंबर 2 में कहता है कि अगर थीटा जो है वो 90 हो, अगर थीटा 90 होगा तो हमारे पास साइन ऑफ 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ओवरऑल टार्क जो है वो मैक्सिमम होगी। केस 3 में कहता है कि अगर हमारे पास थीटा जो है 180 डिग्री हो, तो हमारे पास साइन ऑफ 180 डिग्री जो है वो -1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास जो टार्क होगी ना वो नेगेटिव टार्क होगी अगर थीटा जो है वो 180 हुआ तो। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है वो ऐसी स्टेट ऑफ बॉडी होती है जिसमें बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में जो है वो कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो ऐसी स्टेट को जो है वो हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरे को जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी हमारे पास चाहे वो या तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेस्ट पे है, या फिर अगर वो मूव कर भी रही है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चाहे वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उस इक्विलिब्रियम को जो है वो हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो 2 तरह की होती हैं, एक को हम लोग जो है वो स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, दूसरे को डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक नेम से इंडिकेट कर रहे हैं इसमें बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रेस्ट पे होगी, और डायनामिक में जो है वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। दूसरी हमारे पास टाइप है इसकी, मेन टाइप, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसमें बॉडी जो है वो मूव कर रही होगी अपनी एंगुलर स्पीड के साथ। ठीक है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो है वो 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो बॉडी पे 0 हो, और सेकंड जो कंडीशन है उसमें ये कहता है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। तो इक्विलिब्रियम की जो है वो ये 2 कंडीशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे उसने एक पॉइंट लिखा, कहता है कि हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस के लिए हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होती है ना वो कॉमन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो उसने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। कहता है कि अगर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब सिर्फ सम ऑफ फोर्सेस ही जो है वो 0 के इक्वल होती हैं, टार्क अगर 0 के इक्वल ना हो तो हमारे पास फिर क्या होता है, बॉडी जो है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो है वो नहीं होती। और जब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है तो उस वक्त जो है वो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होती है। ठीक है, और अगर बॉडी जो है वो सेकंड इक्विलिब्रियम को जो है वो सेटिस्फाई करे, मतलब सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ 0, तो हमारे पास वो बॉडी जो है वो तब भी हमारे पास वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही होगी। ठीक है, रोटेशनल में नहीं होगी, बिल्कुल इस केस की तरह। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं ना, तो तब हमारे पास बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होंगी, और इस वक्त हमारे पास उसकी जो एक्सेलरेशन होगी ना वो 0 होगी। ठीक है, और हमारे पास जो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है ना, तो उसकी एक्सेलरेशन को जो है मस्ट 0 होना चाहिए। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता होता है कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट हैव
उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, स्पीड ज़ीरो होनी चाहिए, डिस्टेंस ज़ीरो होनी चाहिए। क्या तो आप लोगों को पता हो कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसकी एक्सेलरेशन को जो है वो लाजमी ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हैं। कहते हैं कि हमारे पास ये जो टार्क होता है ना, बेसिकली इट इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, कहता है कि हमारे पास ये जो डी एक्सेलरेशन है ना, इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो मैस होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम लोग इसको इसके मैग्नीट्यूड की बेस पे जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, डायरेक्शन की बेस पे जो है वो नहीं करते। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल्स मेंशन्ड है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, कहता है कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2f हो और सेपरेटली हम अगर उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास अगर वो सिर्फ f हो तो हमारे पास उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स है, कहता है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हों, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो और वो एक्ट कर रहे हैं ऑन द 3 साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हमारे पास उनका जो मैग्नीट्यूड होगा उनके रिजल्टेंट का वो 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, कहते हैं कि अगर 2 कंकरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, जिनका मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है वो 45 न्यूटन हो और मिनिमम जो है वो 5 न्यूटन हो, तो वो फोर्सेस कितनी कितनी होंगी। तो देखो हमारे पास ये जो 20 और 25 है ना, इनको हम लोग प्लस करें तो हमारे पास 45 बनता है, जो कि इनका मैक्सिमम वेक्टर है। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्टेंट है, सॉरी। और अगर हम लोग इनको माइनस करें तो हमारे पास 5 बनता है ना, सो दैट इज़ वाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो आप लोग जो है वो जस्ट सिंपल उसका मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करो और उसके मुताबिक अपने आंसर को जो है वो टिक करो। कहते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, कहते हैं कि 2 वेक्टर्स जिसमें हमारे पास अगर a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल हो तो हमारे पास उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, कहता है कि हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। हम लोग उसकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, यूनिट वेक्टर को। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि इम्पल्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, कहता है कि व्हेन द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन चेंजेस बाय 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, इसमें कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो 2 फोर्सेस हों, उनका मैग्नीट्यूड भी 5 हो और अगर उनका रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन आ जाए तो उनके दरमियान एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा। मतलब उनका मैग्नीट्यूड और उनका रिजल्टेंट अगर सेम होना तो एंगल फिर उनमें 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे जो उसका कंपोनेंट होगा ना वो 0 होगा। और अगर कहते हैं कि हम लोग जो है वो इन द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट द एंगल इज़ 0 डिग्री। हम जब सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो हमारे पास एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हमारे पास चाहे वो 2 इक्वल फोर्सेस हों और वो 180 डिग्री बना रही हों तो उनके जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो 0 होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। तो सिंपल इज दैट हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में चाहे वो कॉज ऑफ थीटा यूज़ करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग साइन ऑफ थीटा यूज़ कर रहे होते हैं। जब भी हमारे पास 2 वेक्टर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, ठीक है, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। ठीक है, अगर 2 वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे ना तो तब भी उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब ये जो 5 न्यूटन है बेसिकली फोर्स है, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हमारे पास हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था आप लोग पास चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा।